हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई टेक वर्ड पे। आज हम सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान सेट बी पेपर। ठीक है, तो आप देख लीजिए। पहले इसमें क्वेश्चंस सही विकल्प है। वायु एक विलयन है, तो ये वायु का हमारा कैसा विलयन है? पहला ऑप्शन है गैस में गैस का, दूसरा है गैस में द्रव का, तीसरा है द्रव का गैस में, और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है? द्रव का हवा में। तो ए इज़ करेक्ट आंसर, गैस में गैस का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है रक्त है, तो रक्त हमारा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ए इज़ करेक्ट आंसर। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तेज हवा के चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो देखो, जब हवा तेज चलती है तो पेड़ के फल और पत्ते टूटकर गिरते हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? बी इज करेक्ट आंसर, गति जड़त्व के कारण। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। देखो, इसमें परमाणुओं का बोला है, तो अगर एक परमाणुओं का बोलता है तो वो हमारा अणु कहलाता है। और यहीं पे थोड़ी सी डिफरेंस हो जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समूह, तो पदार्थ हमारा क्या हो जाएगा? तत्व में चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह हमारा अणु कहलाता है। तो डी इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। देखो, जब बल द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, दोनों। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं। तो खरपतवार का मुख्य उदाहरण कौन से हो जाएंगे? गोखरू, गाजर घास, मोथा या उपरोक्त सभी। तो इसमें देखो, ये तीनों हमारे खरपतवार के ही उदाहरण हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण का माध्यम कैसा होता है? द्रव का। वेग में परिवर्तन की दर हमारी त्वरण कहलाती है। चलो देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का ... उसके जड़त्व की माप है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द्रव्यमान। फिर आया है केल्विन, किसका मात्रक है? तो तापमान का मात्रक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हमारे क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? तो 1000 जूल के बराबर। अब नेक्स्ट है हमारा सत्य असत्य। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर है, वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। तो देखो, वेग का जो मान होता है धनात्मक और ऋणात्मक वो दोनों हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो ये हमारा असत्य हो गया। गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त करता है। देखो, प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी। और प्रथम नियम हमारा कहता क्या है? यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। तो ये हमारा जो बल की परिभाषा व्यक्त कर रहा है वो हमारा जाता है किसको? द्वितीय नियम को। वो क्या है? F = ma। F जहाँ पर हमारा बल है, m द्रव्यमान और v हमारा वेग है। और थर्ड्स ला जो दिया गया था न्यूटन की गति का, वो था एक्शन रिएक्शन ला, यानी कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया उसके बराबर या फिर विपरीत होती है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, यानी कि गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा व्यक्त नहीं करता, ये असत्य है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल करेक्ट है, सत्य हो जाएगा। कार्य करने की दर ऊर्जा कहलाती है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाए। कार्य करने की जो दर है वो हमारी ऊर्जा नहीं, पावर यानी कि शक्ति कहलाती है। कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, फिर अगला है, फसल उत्पादन में सुधार संकरण के द्वारा किया जा सकता है। तो सही है, सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। देखो, तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। पत्तियों में भोजन का परिवहन, क्वेश्चन हमें अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे भोजन बोल रहा है, तो भोजन हमारा फ्लोएम के साथ जाता है। अगर जल बोलता तो हमारा जाइलम में जाता। संवेग क्या होता है? P = mv। शुष्क बर्फ हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। गतिज ऊर्जा इसकी हो जाएगी 1/2 mv²। नीम की पत्तियाँ हैं जैव कीटनाशक। एक शब्द में उत्तर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे,
मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो ठोस हो जाएगी। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर सेकंड इनवर्स। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है? तो घर्षण बल के कारण। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम पारा। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है। जर्सी, रेडी सिंधी एवं साहीवाल दुग्ध उत्पादन करने वाले किस जंतु की नस्लें हैं? तो ये सभी जंतुएं किसकी नस्लें हैं? गाय की। देखो ये पेपर सॉल्व भी किया गया है, आप पूरे देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, मिश्र धातुएं किसे कहते हैं? आप क्वेश्चंस देखिए। किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। और अथवा में क्या पूछ रहा है? उपधातु क्या होती है? एक उपधातु का नाम बताइए। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये धातुओं का एक समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातुएं कहते हैं। एक धातु का नाम बताना मिश्र धातु का, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा? पीतल, जो कि कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है। उपधातुएं क्या होती हैं? तो ऐसी धातुएं जिनमें धातु और अधातु यानी कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? उपधातुएं। जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या आप इसके आंसर्स अच्छे से देख लीजिए। पीतल बताया हमने मिश्र धातुओं में पीतल की 30%, पीतल में हमारा लगभग जिंक होता है 30% और कॉपर हमारा 70% का मिश्रण होता है, जो कि पीतल धातु बनती है जिंक और कॉपर के कॉम्बिनेशन से। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? और उसी के अथवे में है अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो समसूत्री और अर्धसूत्री, ये आप देखो समसूत्री विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसे विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाती है। यह हमारा अर्धसूत्री विभाजन। गति के 2 उदाहरण देते हुए परिभाषित कीजिए। और अथवा में क्या दिया गया है? आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति कर रही है? तो देखो इसमें दैनिक जीवन में गति के 2 उदाहरण। गति की दिशा में त्वरण, कोई भी गिरती हुई वस्तु जैसे कि एक गेंद गति की दिशा में त्वरण करती है। त्वरण की गति की दिशा के विरुद्ध है। ऊपर उछाली गई गेंद में गुरुत्वीय त्वरण की गति की दिशा के विरुद्ध होती है।
गति के उदाहरण आप देख लीजिए, जब चलते हैं तो आपके हाथों की गति, आपकी हाथ पैर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये गति के उदाहरण ही हैं। और इसमें देखिए जब हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिवेट में मोशन करती है, यानी कि इधर से उधर जो मूवमेंट होता है हमारा उंगलियों का, ये भी गति के ही एग्जाम्पल्स हैं। आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे वह एक समान गति से एक समान त्वरण से गति में है? जब किसी गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर समय के छोटे से छोटे अंतराल के लिए भी एक समान होती है तो वस्तु के बारे में हम कह सकेंगे कि वह वस्तु एक समान त्वरण में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की दो विशेषताएं और अथवा में है आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की दो विशेषताएं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की बनी होती है। तंत्रिका कोशिका सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती है जो उसके निर्देश देने का काम करती है। तंत्रिका कोशिका की सहायता से ही मानव शरीर में विभिन्न कार्य सुचारू रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। फिर आरेखित पेशी का नामांकित चित्र, ये आप देख लीजिए, आरेखित पेशी का नामांकित चित्र है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बुक में आप देखिए आरेखित पेशी का नामांकित चित्र। अगला क्वेश्चन है, संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो इस प्रकार के बलों को संतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित बल क्या होता है? जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता तो इस प्रकार के बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। मुक्त पतन से क्या आशय है? और इसी के अथवा में है गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती हैं तब हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में हैं। और गुरुत्वीय त्वरण, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तब एक त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न होता है। अतः इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण अथवा गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से व्यक्त करते हैं। जी का मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है, यानी कि मीटर सेकंड इनवर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, गलनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह उसका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह स्थिर ताप जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है वह उस वस्तु का क्वथनांक कहलाता है। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। और इसी के अथवा में है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए और परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। इसमें हम देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन के 12वें एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह उस संख्या का या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। परमाणु इकाई क्या होती है? द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने अथवा उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए साझे किया गया या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग। तो इसमें देखो समस्थानिकों के 2 अनुप्रयोग दिया गया है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कैंसर की बीमारी के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा है घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए और स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने हेतु सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए सूत्र है, पहले तो गतिज ऊर्जा इसमें देख लो क्या है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल है। गतिज ऊर्जा बराबर
गतिज ऊर्जा को ही काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने हैं सूत्र लिखिए। पहले स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, फिर इसका सूत्र। किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विशेष आकार के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 2 उपाय लिखिए और मिश्रित फसल के 2 लाभ लिखिए। तो इसके 2 उपाय आप देख लीजिए। फसल सुधार के लिए आवश्यक है कि चारे वाली फसलों के लिए लंबी और सघन शाखाएं, क्योंकि उनसे भूसा अधिक निर्मित होगा। सही प्रजाति एवं स्वस्थ बीजों का चयन करना, सही समय पर निराई गुड़ाई, रोगग्रस्त पौधे टहनियों को कटाई छटाई तथा खेत के आसपास की सफाई, जिससे रोग कीटों के वैकल्पिक पौधे नष्ट हो जाएं। कीटभक्षी पक्षियों के बैठने के लिए डंडा लगाना। कीटों रोगों के सर्वाधिक प्रकोप को समय एवं बुवाई के समय के बीच तालमेल में बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित फसल के 2 लाभ। तो मिश्रित फसल के 2 लाभ हैं। हमारी फसलों का बीमारियों से बचाव होता है, खरपतवार की रोकथाम होती है, वर्ष भर आय प्राप्त होती है। एक साथ हम 2 फसलों का उत्पादन भी कर सकते हैं। फिर दूरी और विस्थापन में अंतर पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है दूरी एवं विस्थापन में 3 अंतर लिखिए और चाल एवं वेग में 3 अंतर। तो पहले आप देख लीजिए दूरी और विस्थापन में। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव धनात्मक ही होती है। जो दूरी होती है वो हमारी ऑलवेज धनात्मक ही होती है और विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। इसी के अथवा में था चाल और वेग में अंतर। चाल स्पीड, वेग हमारी वेलोसिटी। एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है और एकांक समय में तय की गई किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाता है। चाल एक अदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि है। चाल इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है और वेग को इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। हृदयक पेशी के 3 लक्षण बताना है। इस अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हृदय पेशी के 3 लक्षण और रक्त के 3 कार्य। देखो हृदय पेशी के 3 लक्षण आप बुक से देखिए, इसमें दिए गए हैं ना। हृदय की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। थर्ड है कोशिकाएं बेलनाकार व केंद्रक व शाखायुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, रक्त के 3 कार्य। रक्त भोजन का परिवहन करने में सहायता करता है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने में, जल का संतुलन बनाए रखने में, तापक्रम पर नियमन करने में, रक्त की क्षति को नियंत्रण करने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। देखो क्वेश्चन आप पहले बुक पेपर में देख लो। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं और दूसरा क्या बोल रहा है, बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण। चलो हम इसको देख लेते हैं। अगला हमारा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। ये देखो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं, ये आप क्लियरली देख रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुपरमाणविक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट इसमें आप ये देख लीजिए, बहुपरमाणविक आयन आप क्लियर देख पा रहे हैं इसको। वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं उन्हें बहुपरमाणविक आयन कहते हैं। बहुपरमाणविक आयन पर एक निश्चित आवेश होता है, उदाहरण ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक इसी के अथवा में है, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो ये आप देख लीजिए पहले पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ये आप क्लियर देख लीजिए इसको। और इसी में है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
ये इनके डायग्राम है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स के। ये आप देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ये अपेक्षाकृत साधारण व छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक सेल ये अपेक्षाकृत जटिल एवं बड़ी आकार की होती हैं। इनमें केंद्रक कला का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक केंद्रिका अनुपस्थित होती है, यूकैरियोटिक में केंद्रिका उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक इनके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। या बुक में देखिए अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों नहीं गिरती। ठीक है, तो हम इसमें देखो क्वेश्चन आंसर देखो इसका। सभी वस्तुओं पर कार्य करने वाला बल गुरुत्वीय बल वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल के अधीन गिरते हुए समय इस पर कार्य करने वाली गुरुत्वीय त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः समस्त वस्तुएं पृथ्वी पर एक समान त्वरण से गति करती हैं, चाहे हल्की वस्तु हो या फिर भारी वस्तु। इसके अथवा में था, क्या कारण है कि लोहे की एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे की बनी जहाज पानी में नहीं डूबती। इसका हमें कारण बताना है। ठीक है, ये हमारे पार्ट का आंसर है। चलो मैं इसको आपको बुक में दिखा रही हूँ। आंसर इसके देखते रहिए। देखो मेरा किस सही है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ बुक में। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो यह डूब जाता है। चूँकि नाव में अधिकांश जगह खाली होती हैं और हवा में से ग्रहित की जाती है, इसलिए वह नाव पानी में हमारे नहीं डूबती है। समग्र घनत्व पानी में की तुलना में कम करती है। जो नाव का घनत्व होता है वो पानी की तुलना में कम होता है। इस कारण से पानी जो हमारी नाव होती है पानी में तैरती रहती है और लोहे की कील हमारी पानी में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना निम्न बिंदुओं पर कीजिए। चलिए ये देखिए, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इनमें आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन में 1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम और न्यूट्रॉन में हमारा 0 होता है आवेश। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें आप क्लियर। और इसका अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन को उदाहरण देते हुए इनकी संयोजकता के बारे में बताना था। तो ये हम देख लेते हैं, इसी पार्ट का है अगला आंसर। यप, क्लियर देखिए। थैंक यू गाइस।